नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जलवायु विज्ञान में हम सबसे पहले सूर्य ताप को शुरू करते हैं। सूर्य ताप किसे कहते हैं तथा इनके बारे में हम आइए बताते हैं आपको। सूर्य ताप क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा के मौलिक स्रोत सूर्य से सूर्य ताप, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के अंतर्जात बल, इन सभी को पृथ्वी पर ऊर्जा के मौलिक स्रोत के रूप में माना गया है कि ये सूर्य से कुछ निकलते हैं, कुछ पृथ्वी से। पृथ्वी की अंतर्जातीय बल के द्वारा जिन ऊर्जा का पाया जाता है स्रोत, उन्हीं को ही मौलिक स्रोत कहते हैं, जो पृथ्वी पर ऊर्जा के मौलिक स्रोत के रूप में विद्यमान है। तो इन्हीं को ही कहा जाता है ऊर्जा। एक है सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण क्या है? यानी सूर्य से जो निकलने वाला किरण होता है उसी को ही सौरिक विकिरण कहते हैं। यह सूर्य से निकलता है, जो एक लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलता है। दोस्तों, सूर्य से जो किरण निकलती है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलती है, इसी को ही सौरिक विकिरण कहते हैं, यानी सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप पृथ्वी पर आने वाला एक सौरिक विकिरण है, सूर्य का विकिरण है, जो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलता है, इसी को ही सूर्यताप कहते हैं। मान लीजिए एक सन है, सन यानी सूरज है, तो यहीं से जो किरणें निकलती हैं इन्हीं को ही सौरिक विकिरण कहा जाता है। ये लघु तरंग दैर्घ्य होती हैं। यह है पृथ्वी से भी के वायुमंडल को यह ज़्यादा गर्म करता है, तो यह से पार्थिव विकिरण निकलता है, जिसे दीर्घ तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो पृथ्वी से जो किरण निकलती है इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को सबसे ज़्यादा गर्म यही करती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है दोस्तों, इस पे देखते हैं सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन क्या है। ये सूर्य है पूरा, ये सूर्य की संरचना है। अंदर इसे कोर कहते हैं, कोर, यह है कोर। और यहाँ से यहाँ तक दूसरा ये परत के रूप में समझ लो है, एक तरह से परत के रूप में है। तो कोर है, इसके बाद ये है रेडिएशन जोन, जहाँ से किरणें निकलती हैं। यह है रेडिएशन जोन, जो किरणें निकल रही हैं। इसके बाद है संवहन मंडल। संवहन मंडल के बाद आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में ही विकिरण फोटॉन के रूप में चलती है, जो फोटोस्फीयर है। इसी स्तर में, इसी जगह फोटोस्फीयर परत में ही विकिरण फोटॉन के रूप में चलती रहती है। इसके बाद फोटॉन के बाद वो फोटोस्फीयर के बाद देखते हैं, ये है क्रोमोस्फीयर, ये है क्रोमोस्फीयर। तो उसके बाद क्रोमोस्फीयर के बाद इसे कहते हैं कोरोना, ये है कोरोना। तो जो ये फोटोस्फीयर में एक बिंदु दिख रहा है, या इसी को कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक वगैरह ये सब फोटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। यह है सौर कलंक। लगभग 1500 डिग्री तापमान यहाँ कम होता है इसके मुकाबले। इसके बाद एक क्रोमोस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक ये यह है क्रोमोस्फीयर है, यह है क्रोमोस्फीयर। यानी फोटोस्फीयर के बाद जो गर्म जलवायु है उसी की ही क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ये फोटोस्फीयर के बाद है ये हिस्सा, ये है फोटोस्फीयर, ये है क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर के बाद ही फोटोस्फीयर है, तो फोटोस्फीयर के बाद ही क्रोमोस्फीयर है। इसके बाद यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं। इन्हीं हवाओं को कहते हैं सौर पवन। जो क्रोमोस्फीयर है यहाँ सौर पवन चलती रहती हैं। सौर पवन के बाद जो गर्म हवाएं चलती है इसी को कहते हैं सौर ज्वाला। ये सौर ज्वाला है जो यहाँ से कोरोना तक चलती रहती हैं। इसके बाद ये है
फेकुला, यह फेकुला है, ये फेकुला। तो सबसे ज़्यादा चमकदार यही है, तो यहाँ चमकदार होते हैं फेकुला। तारे की तरह एक चमकदार क्षेत्र है सूर्य के अंदर जो पाया जाता है। ये कोरोना है, यानी क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना आता है, जो एक सबसे चमकदार परत है जो हमको दिखाई देता है। यह एक चमकदार परत है। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन देखा हमने दोस्तों, कहीं से निकलता है तो यही है ऊर्जा। तो ये जो निकलती है, जो चमकदार परत है, यही हमको दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चमक रहा है, यही है कोरोना। इसके बाद देखते हैं जो सूर्य ताप है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक हैं। जैसे पहला है सूर्य स्थिरांक। पहला है सूर्य स्थिरांक, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रति मिनट जितना सूर्य ताप प्राप्त होता है उसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी सौर स्थिरांक किसे कहते हैं? यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रति मिनट जितना सूर्य ताप प्राप्त होता है उसी को ही सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक 2 ग्राम कैलोरी मिनट बराबर 2 लेजली। तो सौर स्थिरांक यही है, 2 ग्राम कैलोरी या 1 मिनट में 2 लेजली निकालता है। यानी 2 ग्राम कैलोरी 2 ग्राम लेजली के बराबर है। इन सभी को मिलाकर इसी ही सौर स्थिरांक कहते हैं। तो यह प्राप्त होता है सूर्य से, जो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर प्रति मिनट जितना सूर्य ताप प्राप्त होता है, इसी को ही सौर स्थिरांक कहा जाता है। इसी के कारण दिन की अवधि, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियां क्या हैं ये भी देख लेते हैं। पृथ्वी की झुकाव है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 31 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। तो दोनों गोलार्धों में सूर्य समान रहता है। तो पूरी पृथ्वी, यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, अगर पूछ लिया जाए दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं 0 डिग्री वृत्त पर, इसीलिए यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा स्थित है, इसी पर सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करेगा, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है दिसंबर में, जो उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है दक्षिणी गोलार्ध का। इसके बाद देखते हैं 21 जून सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध का अधिक तापमान, अधिक सूर्यताप, उत्तरी गोलार्ध को अधिक सूर्यताप तथा मिलता है, तथा यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ कर्क रेखा के आसपास। यह उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की नहीं, क्योंकि 22 दिसंबर को हमने बताया दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन के रूप में इसी को ही बड़ा दिन कहते हैं। तो यहाँ रातें छोटी होने लगती हैं तथा दिन बड़े होने लगते हैं उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून सबसे बड़ा दिन है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दोनों विपरीत होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा होगा 22 दिसंबर को,
नहीं नहीं, 21 जून सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ये विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो सूर्य ताप को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।